मित्रों नमस्कार। आज जो मैं बात करूंगा उसका विषय है रॉलेट सत्याग्रह और जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये जो वीडियो है ये इतिहास प्रेमियों के लिए तो है ही साथ खास तौर पर वे विद्यार्थी जो कोई फोकस्ड स्टडी, कोई किसी चीज पर फोकस करके स्टडी कर रहे हो, चाहे वो किसी उपाधि के लिए हो, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, उनके लिए ये बहुत उपयोगी है। क्योंकि ये जो वीडियो है रॉलेट सत्याग्रह जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस पे मैं अभी बात करूंगा। तो रॉलेट सत्याग्रह का नाम तुम लोग सुनते ही हैं और रॉलेट सत्याग्रह की खास बात यह है कि ये गांधी जी के नेतृत्व में देशव्यापी अहिंसात्मक एक आंदोलन था। तो इस तरह से ये जो गांधी जी की जो हम बात पहले भी करते हैं कि 1916 के लखनऊ सम्मेलन में वे प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित हुए और उसके बाद वे उनकी सक्रियता राजनीतिक क्षेत्र में निरंतर दिखाई देने लगती है। तो जो रॉलेट सत्याग्रह है ये गांधी जी के नेतृत्व में हुआ एक अहिंसात्मक आंदोलन है जिससे भविष्य के आंदोलनों की दिशा तय हुई। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये बात की है। तो असलियत ये है कि ये रॉलेट सत्याग्रह है क्या। तो रॉलेट सत्याग्रह जो है ये रॉलेट एक्ट के से जुड़ा हुआ है। जैसा आप जानते हैं कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया तो भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की हर तरीके से मदद की। सेना में भर्ती भी खूब लोग हुए आगे चल करके, लोगों ने आर्थिक अनुदान भी दिए। दूसरी तरफ राजे महाराजाओं ने या स्वयं सरकार ने जो टैक्सेशन बढ़ा दिया वो भी बियर किया, किसानों ने उसे भी वहन किया। तो ऐसी स्थिति में भारतीय लोगों को ये आशा थी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद निश्चित तौर पर अंग्रेजी सत्ता भारतीयों की भावनाओं के अनुकूल कुछ राजनीतिक और प्रशासनिक सुधार करेगी, किंतु सब कुछ इन आशाओं के विपरीत हुआ, जिसके लक्षण युद्ध बंद होने के पहले ही दिखाई देने लग गए थे। जैसा हम जानते हैं कि भाई ये जो रॉलेट सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट है, ये क्यों पारित किया गया। असलियत ये है कि हिंदुस्तान में जो जो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान हम देखते हैं एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो गई राजनीतिक, तो जो जो ये दमन बढ़ा या शोषण बढ़ा या चेतना बढ़ी, इसी के साथ भारत की आजादी की लड़ाई का जो जो इतिहास है ये आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो युद्ध के दौरान भी ऐसा नहीं है कि युद्ध के दौरान सहयोग भी किया, किंतु वे लोग भी थे जो युद्ध के दौरान भारत में भी और भारत के बाहर क्रांतिकारी लोग भारत की आजादी के लिए निरंतर संघर्ष कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो पीरियड है वो कोई स्वतंत्रता आंदोलन की दृष्टि से कोई डल पीरियड हो, डल नहीं है, वो बहुत एक्टिव पीरियड है। खासतौर पर हम देखें कि इसी समय जर्मनी में एक बर्लिन कमेटी बनती है और वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय उसके प्रमुख नेता हैं, और भी नेता उसमें रहे हैं। मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें स्वदेशी आंदोलन के दमन के बाद और प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने के बीच में क्या क्या घटनाक्रम हुए, उस पर एक अलग से वीडियो मैं प्रस्तुत करूंगा। लेकिन बतौर रेफरेंस, एक संदर्भ के रूप में बात करूं तो यह है कि एक तो बर्लिन कमेटी, उसके से जो निकले हुए थे हरदयाल, जिन्होंने गदर पार्टी इस दौरान सक्रिय थी, गदर पार्टी बनाई। इसके अलावा राजा महेंद्र प्रताप ने एक स्वतंत्र भारत की प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की घोषणा अफगानिस्तान से की। रास बिहारी बोस और सचिंद्रनाथ सान्याल हिंदुस्तान की छावनियों में सैनिक क्रांति करने के प्रयास कर रहे थे 1915 के दौरान। 1915 में उनका एक प्रयास हुआ जिसमें उन्हें असफलता मिली। इसके अलावा स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल में जो क्रांतिकारी ग्रुप उभर करके आए थे उनको दबा तो दिया गया, किंतु उनकी एक्टिविटीज अभी भी जारी थी और चाहे उनकी एक्टिविटीज मुख्य तौर पर बंगाल तक सीमित हो गई थी, जिनमें युगांतर और अनुशीलन समिति का नाम प्रमुख तौर पर रहा जाता है। तो कुल मिलाकर के ये लग रहा था कि भारत में जो राजद्रोह है, ये राष्ट्रद्रोह की बात नहीं कर रहा, राजद्रोह की जो गतिविधियां हैं
वो बढ़ती जा रही है। मतलब स्टेट के अगेंस्ट जो है चेतना बढ़ रही है और अनेक ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि उसे उसे उठाकर फेंक दिया जाए। तो इसलिए जो ये मसला है, जो मामला है इसका, रॉलेट एक्ट का, ये इन चीजों से जुड़ा हुआ मुझे नजर आता है। इतना ही नहीं, आप देखते हैं कि 1916 में, ये भी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस साथ आ गए। उनके बीच में जो लखनऊ समझौता हुआ, उससे कांग्रेस और मुस्लिम लीग की सक्रियता के लिए दिखाई देती है। इसी तरह से होम रूल आंदोलन काफी प्रभावशाली हो गया, जिसमें स्वराज की बात कहें या मतलब अपनी सरकार की बात करें, ये मामला काफी लोकप्रिय हो रहा था कि निश्चित तौर पर भारत को स्वशासन या अपना होम रूल का अधिकार मिलना चाहिए। इनके अतिरिक्त जो सबसे बड़ी घटना हुई वो हमारे पड़ोस में ही रूस में जो अक्टूबर क्रांति जिसे हम कहते हैं, 7 नवंबर उसकी डेट है, उसको अक्टूबर क्रांति के नाम से हम लोग जानते हैं। 1917 में उस क्रांति के होने से इंग्लैंड की जो सत्ता थी, ब्रिटिश सत्ता थी, उसको चिंता होने लगी कि हिंदुस्तान में जिस तरह का क्रांतिकारी उभार आ रहा है, यहाँ के क्रांतिकारी जापान भी पहुंच गए हैं, इधर जर्मनी में भी इन्होंने अपना मुकाम बना लिया है, इधर टर्की, अफगानिस्तान, काफी इलाकों में इन्होंने प्रभाव भी अपना जमा लिया और विद इन दी इंडिया भी काफी एक्टिविटीज थी। तो उनको ये भय था कि भारत के क्रांतिकारी यदि वॉल्शेविक क्रांति से प्रभावित हो गए तो बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए इन सारी संभावनाओं को छीन करने के लिए, कई साम्राज्य के लिए खतरा न पैदा हो जाए, तो उन्होंने एक एक्ट का प्रावधान किया और इधर इसी ध्येय से 10 दिसंबर 1917, क्योंकि आप देखते हैं इसके एक साल बाद प्रथम विश्व युद्ध बंद होता है, 11 नवंबर 1818 को खत्म होता है और 10 दिसंबर 1917 को इंग्लैंड के हाई कोर्ट के जज सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में राजद्रोह कानून के बनाने के लिए एक कमेटी नियुक्त की गई। 15 अप्रैल 1918 को रिपोर्ट प्रस्तुत हो गई, मतलब 4 महीने में रिपोर्ट आ गई और 18 मार्च 1919 को इंपीरियल लेजिस्लेचर काउंसिल जो हिंदुस्तान में थी इनकी, उसके द्वारा कानून पारित कर दिया गया। इसी कानून को रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। तो रॉलेट एक्ट 18 मार्च 1919 को अस्तित्व में आया, किंतु ये तुरंत प्रभाव से लागू नहीं हुआ, ये कानून बन गया। और इस कानून में खास प्रावधान क्या रखे गए थे कि युद्ध के दौरान बनाए गए भारत सुरक्षा कानूनों को, आप ये जो है डिफेंस ऑफ इंडिया रूल जिसको हम कहते हैं, भारतीय सुरक्षा कानून जो आज भी एग्जिस्ट करता है, इट केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द वॉर इन 1915। तो ये जो भारत आंतरिक सुरक्षा कानून जो बने थे, उन कानूनों को, वो युद्ध के लिए स्पेशल कानून बनाए गए थे, उन्हीं कानूनों को आगे कंटिन्यू करने का सबसे बड़ा उद्देश्य इस रॉलेट एक्ट का था। और इसके अलावा रॉलेट एक्ट में क्लियरली और कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट प्रोविजंस डाल दिए गए थे, जिसमें विशेष तौर पर मैं इसके हाइलाइट्स बताता हूं। एक तो किसी भी व्यक्ति को राजद्रोह के संदेह में गिरफ्तार कर दंडित किया जा सकता था, एविडेंस कोई मत हो, उसके बावजूद भी केवल संदेह ही पर्याप्त है। एक तो ये स्थिति थी। दूसरा क्या है, बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल दिया जाएगा, मतलब राजद्रोह के गिरफ्तार तो कर लिया जाए और उसको दंडित भी कर दो बिना मुकदमा चलाए, उसका पक्ष सुना ही ना जाए। इसके अलावा राजद्रोह की आशंका में किसी भी व्यक्ति को पुलिस की कड़ी निगरानी में रखा जा सकता था। तो ऐसे दमनात्मक कानून जो बना, जो मैंने आपको प्रारंभ में कहा कि भारतीय नेताओं को इस तरह की आशा थी कि प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद निश्चित तौर पर भारतीयों की भावनाओं के अनुकूल कोई उदार व्यवस्था होगी शासन की, लेकिन उसके स्थान पर एक अनुदार व्यवस्था, एक बहुत ही स्ट्रिक्ट, जिसको हम कहें कठोर व्यवस्था लागू करने का प्रावधान किया गया रॉलेट एक्ट में। तो गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को न्याय, व्यक्तिगत आजादी और मानवीय मौलिक अधिकारों के विरुद्ध बताया। इस एक्ट के कोई खिलाफत करने की गांधी जी ने योजना बनाई और जब 18 मार्च को जिस दिन ये कानून पास हुआ, उसी दिन गांधी जी ने रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए लोगों का आह्वान किया सत्याग्रह के लिए, कि हम सत्याग्रह के माध्यम से
इस कानून का विरोध करें। गांधी जी ने सत्याग्रह कमेटी बनाई और सत्याग्रह के लिए एक शपथ पत्र तैयार किया ताकि जो सत्याग्रही इस सत्याग्रह में सम्मिलित होना चाहें वे एक शपथ लें और उस शपथ के आधार पर आगे बढ़ें। तो उसमें सबसे बड़ी बात तो ये थी, इस शपथ में ये कहा गया था कि मैं इस एक्ट को न्याय और स्वतंत्रता के सिद्धांतों के लिए घातक मानता हूं। प्रत्येक सत्याग्रही से ये शपथ दिलवाई गई। इस एक्ट को कानून का रूप दिया गया तो जब तक इसे वापस नहीं लिया जाता है तो एक्ट के कानून और इसके बाद भी बनाए जाने वाले ऐसे ही कानूनों को विनम्रता पूर्वक मानने से इनकार करता रहूंगा। तीसरी बात थी, सत्याग्रह समिति का अनुसरण करूंगा। जैसे समय समय पर सत्याग्रह समिति आदेश देगी तदनुसार मैं कार्य करूंगा। सत्याग्रह में ईमानदारी और सत्य का पालन करते हुए किसी के जान माल को हानि नहीं पहुंचाऊंगा, ये शपथ दी गई। गांधी जी की पहल पर कांग्रेस ने, ये बात मैं कह रहा हूं 18 मार्च को जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ, उस दिन गांधी जी ने रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए सत्याग्रह कमेटी का गठन, सत्याग्रह के लिए आह्वान किया और उसके बाद उन्होंने एक कमेटी नियुक्त की। तो गांधी जी की पहल पर कांग्रेस ने 30 मार्च 1919 को ही सारे देश में रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए हड़ताल का आह्वान किया, किंतु कुछ कारणों से ये 30 मार्च की जगह इस डेट बदल गई और उसे 6 अप्रैल 1919 कर दिया गया। और ये जो सूचना थी तारीख परिवर्तन की, ये ठीक से सब जगह नहीं पहुंच पाई, इसलिए 30 मार्च को दिल्ली, अमृतसर, लाहौर, मुल्तान, जालंधर, करनाल, अहमदाबाद आदि स्थानों पर भी हड़ताल हो गई और जुलूस निकले, सभाएं हुई। इसके बाद 6 अप्रैल को जब देशव्यापी हड़ताल हुई तो उसमें पुलिस ने बड़े कठोर कदम उठाए और निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया, उनको डराना धमकाना शुरू किया। सत्याग्रहियों का दमन करने के लिए अनेक अवैध तरीके अपनाए जाने लगे। पंजाब में सत्याग्रह का अधिक व्यापक प्रभाव था। पंजाब के 30 शहरों में हड़ताल और जनसभाएं हुई और इस सत्याग्रह ने उग्र रूप धारण कर लिया। पंजाब में पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे इस समय माइकल ओ डायर। जिस डायर को हम बोलते हैं, डायर सरनेम के अनेक अंग्रेज अधिकारी रहे हैं, लेकिन ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है पंजाब का, माइकल ओ डायर जो है वो भय और आतंक के बल पर सत्याग्रह को कुचलना चाहता था, क्योंकि सत्याग्रह जिस ढंग से आगे बढ़ा इसका मुख्य केंद्र पंजाब और दिल्ली के बीच में ही रह गया, बाकी जगह उतना नहीं था। और ये तब तक चलाने की बात थी जब तक कि इस कानून को वापस न ले लिया जाए, तो इसलिए सत्याग्रह तो चल ही रहा था। तो 9 अप्रैल को रामनवमी का त्योहार था। उस समय अमृतसर में एक राष्ट्रीय त्योहार का सा वातावरण बना हुआ था। 9 अप्रैल 1919 की बात कर रहा हूँ, जिसमें हिंदू, सिख, मुस्लिम के संयुक्त विशाल जुलूस भी निकल रहा था। त्योहार मनाने वाले अलग सेलिब्रेट कर ही रहे थे, किंतु ये जो सत्याग्रह है उस सत्याग्रह में सभी धर्मों के लोग संयुक्त होकर के, और जब एक मेले का, एक राष्ट्रीय पर्व का माहौल है तो निश्चित तौर पर जो लोग अपने रामनवमी का त्योहार मना रहे हैं वे भी उस जुलूस में सम्मिलित हो सकते थे। तो जुलूस बहुत विशाल हुआ और इस जुलूस का जो नेतृत्व है वो डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू के प्रमुख नेता थे, ये उसका नेतृत्व कर रहे थे। और 9 तारीख का जो भी घटनाक्रम था वो जैसे भी निकल गया। 10 अप्रैल को डिप्टी कमिश्नर ने, अमृतसर के पुलिस डिप्टी कमिश्नर ने अपने बंगले पर डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर किचलू को बुलाया बात करने के लिए और धोखे से उनको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार ही नहीं किया, उनको गिरफ्तार करके अमृतसर से निष्कासित कर दिया। इससे जो आंदोलन दबने के स्थान पर और उग्र होता चला गया। इसी दिन जो मैं बात कर रहा हूँ 10 अप्रैल की, तो 10 अप्रैल को ही गांधी जी बॉम्बे से पंजाब की तरफ, दिल्ली की तरफ आ रहे थे। उनको पलवल स्टेशन पर जो हरियाणा में पड़ता है वहीं पर गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें गिरफ्तार करके वापस मुंबई भेज दिया। गांधी जी की गिरफ्तारी की खबर पाकर उत्तेजना और अधिक बढ़ गई।
10 अप्रैल फिर ये जो घटनाक्रम है जो कंसंट्रेट होता जा रहा है धीरे धीरे, ये सत्याग्रह जो है ये पंजाब में सबसे अधिक ज्यादा कंसंट्रेट हुआ। तो 10 अप्रैल को 30,000 लोगों ने के शांतिपूर्ण जुलूस पर गोरों ने, ये जो अमृतसर की घटना है, गोली चला दी। तो उत्तेजित भीड़ ने लाठी, डंडा, ईंट, पत्थर जो भी लगा वो पुलिस से भिड़ गए। तो 10 अप्रैल का जो घटनाक्रम है बड़ा ही हिंसक रूप उसने धारण कर लिया। 11 अप्रैल 1919 को लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर ने अमृतसर जो है वो फौज के हवाले कर दिया, और फौज के अधिकारी ये भी डायर थे, इनका नाम था एडवर्ड हैरी डायर, ब्रिगेडियर जनरल एडवर्ड हैरी डायर। तो इस डायर ने अमृतसर को अब 11 अप्रैल 1919 को अपने कब्जे में ले लिया, यानी कि अमृतसर में एक तरह से सैनिक शासन लागू कर दिया, जिसमें कि देखते ही गोली मार देने वाली बात थी। और 12 अप्रैल को भारी राजनीतिक गिरफ्तारियां की गई। जो एक्टिविस्ट थे जिनको पुलिस ने आइडेंटिफाई किया था, उनको भारी संख्या में गिरफ्तार किया गया। तो इस तरह से एक आतंक का माहौल कायम हो गया। 13 अप्रैल को जो घटनाक्रम है वो एक ऐसा मोड़ लिया उसने, उस दिन बैसाखी का दिन था, और बैसाखी लोग मनाने के लिए लोग गांव देहात से भी आए हुए थे। तो वहाँ जो है एक भीड़ इकट्ठी थी ही, भीड़ पूरे स्वर्ण मंदिर के यहाँ तो आते ही हैं वो लोग, बाकी पूरे अमृतसर जो है वो भीड़, काफी भीड़ वाला था। और 13 अप्रैल को ही जो आंदोलन के संचालक थे, जो चला रहे थे, जो बचे हुए लोग थे, उन्होंने जलियांवाला बाग में शाम को 5 बजे एक सभा बुलाई थी, जिस सभा का उद्देश्य था कि डॉक्टर सतपाल और डॉक्टर कृष्णू को जो गिरफ्तार किया है उन्हें मुक्त किया जाए, और उन्हें निर्वासन में भेज दिया गया है तो उन्हें वापस जो है उनका जो एकदम कहते तड़ी पार कर दिया, तो उनको जो है वापस लाया जाए। इस उद्देश्य से एक मीटिंग शाम को 5 बजे आहूत की थी। जो ये स्थान है जलियांवाला बाग, ये कोई बहुत बड़ा बाग नहीं था, बल्कि एक खाली मैदान था, उसके चारों ओर बिल्डिंग थी, उसमें घुसने की छोटी गली एक दो थी, मुख्य एक सकड़ा रास्ता स्वर्ण मंदिर की तरफ था, बिल्कुल स्वर्ण मंदिर के पास में वो जगह है, और वहाँ 4-5 कुछ पेड़ थे, कुआं था, तो वहाँ वो मीटिंग स्थल के रूप में लोग उपयोग कर रहे थे। जब बैसाखी लोग मनाने आए, उनमें भी एक क्यूरियोसिटी थी, देखा जाए कि इधर क्या हो रहा है। तो वहां क्या हुआ, अगर ये फौज जलियांवाला बाग को अपने कब्जे में ले लेती और वहां भीड़ इकट्ठा ही न होने देती, तो निश्चित तौर पर यह घटना नहीं घटती। किंतु लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो चाहता था कि यहाँ भीड़ इकट्ठी हो, खूब इकट्ठी हो, और उसके बाद गोलियां बरसाई जाए, ताकि आतंक कायम हो जाए, और फिर वो लंबे समय तक हिंदुस्तानी लोग जो हैं ब्रिटिश सरकार का विरोध करने का सपना भी न देख पाए। तो इसलिए उन्होंने भीड़ को इकट्ठा होने दिया, और शाम को जो निर्धारित समय था 5 बजे जब मीटिंग शुरू हुई, तो मीटिंग शुरू ही नहीं पाई। उसके बाद ये जो एडवर्ड हैरी डायर ब्रिगेडियर जनरल है, इसने शूटिंग का आदेश दे दिया, गोलीबारी का आदेश दे दिया। और इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि 1650 गोलियां चली, और काफी भीड़ तो भगदड़ में ही मर गई, क्योंकि ऐसा जो इसका जांच आयोग बनाया, उस जांच आयोग ने रिपोर्ट में ये कहा कि 1000 लोग मारे गए हैं, जबकि लोगों की मान्यता है इससे अधिक लोग मारे गए थे। और जो बाग का जो कुआं था, वो कुआं लाशों से पट गया। लोग जो है बचने के लिए गोलियों से वो कुएं में कूद गए, और कुएं में सब इतने ढंग से कूदे कि घुट करके ही उसमें मर गए। काफी लोगों ने दीवारों को, क्योंकि 10 फीट ऊंची तक दीवारें थी, उन पर चढ़ने का प्रयास भी किया, चढ़ते हुए मारे गए। यूं कुछ हो सकता है बच के भी निकले, लेकिन इसमें 1000 लोग मारे गए, 1650 गोलियां चली और 1000 लोग मारे गए। यह था जलियांवाला बाग का हत्याकांड। और इसी के साथ अमृतसर में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। अमृतसर ही नहीं, जो पंजाब के अन्य शहर थे, उन पर भी पुलिस और मिलिट्री का थोड़ा प्रभाव बढ़ा दिया। 14-15 अप्रैल को फिर भी पंजाब के 50 शहरों में प्रदर्शन हुआ, और जो राजधानी थी उसमें पंजाब की, जो पंजाब एक नया प्रांत बनाया था, तो 16 अप्रैल को लाहौर में भी मार्शल लॉ लगा दिया गया। इस तरह से इस आंदोलन को लगभग कुचल दिया गया, और अंततः गांधी जी ने 18 अप्रैल 1919 को
रोलेट सत्याग्रह जो रोलेट एक्ट के विरोध में किया गया था, उस रोलेट सत्याग्रह को वापस ले लिया और ये आशा व्यक्त की कि रोलेट एक्ट को सरकार वापस ले लेगी और ताकि जन भावनाओं का वो आदर करेगी, ऐसी मेरी आशा है। इस तरह से हम देखते हैं कि रोलेट एक्ट से शुरू हुआ रोलेट एक्ट विरोधी रोलेट सत्याग्रह, उसकी परिणति अंतिम रूप में जलियांवाला बाग के हत्याकांड के रूप में हुई। इसमें कुर्बानियां तो दी हिंदुस्तान के लोगों ने, लेकिन ये कुर्बानियां व्यर्थ नहीं गई, क्योंकि ये कुर्बानियां ही आगे के आंदोलनों का आधार बनी। जैसे कभी कभी जैसे लोग बात करते हैं आजकल हल्की फुल्की कि आजाद किसने कराया किसने नहीं कराया, से लगा कुछ तो इशू करते हैं, कृष्ण ही अंग्रेज में थाली में सजा करके आजादी दे गए। ऐसा नहीं, इसके असंख्य लोगों ने, जिनके नाम नहीं है, जिनकी संख्या नहीं है, उन लोगों ने कुर्बानी दी। तो इस तरह से ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव स्वतंत्रता आंदोलन का बना। इसके बाद जो शुरू होता है वो फिर असहयोग आंदोलन, लगभग इससे जुड़ी हुई घटना है। इस पे हम आगे के वीडियो में बात करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर अपनी टिप्पणी जरूर भेजें, क्योंकि मैं निरंतर वीडियो बना रहा हूं और सभी हर बार ये आग्रह भी करता हूं, मित्रों, यदि आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। और इस जिसपे मैं बात कर रहा हूं, इस टॉपिक पे और जानकारी हासिल करने के लिए मेरी एक पुस्तक है, आधुनिक भारत, जो भारत का इतिहास उसका टाइटल है, नाम है तो आधुनिक भारत पे, भारत का इतिहास, जो 1750 से 1950 की अवधि को कवर करती है और इसमें फ्रीडम मूवमेंट को भी पर्याप्त स्थान दिया है। और ये जो है राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर से प्रकाशित है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।